बताएं सर, कौन सा स्टॉक है? खरीदना है दीप, और एक सरकारी बैंक में खरीदारी करने की राय है निवेश के लिहाज से, वो है केनरा बैंक। केनरा बैंक में आपको खरीदारी करनी है, वन ऑफ द टॉप क्लास मैनेजमेंट है। यस सर। चीपेस्ट सरकारी बैंक है। पहले मैं आपको टारगेट्स दे दूं, 525, 640 और 750, ये 3 टारगेट लेकर चले 1 से 2 साल 3 साल के लिए। यहाँ पर खरीदारी करनी है आपको। सिंपल सी चीज है, जिन इन्वेस्टर्स को केनरा बैंक में एफडी से दुगुना रिटर्न चाहिए वो शेयर खरीद सकते हैं। ये नहीं कह रहा कि आप एफडी तोड़ के शेयर में पैसा लगा लें, आपकी मर्जी है। लेकिन अगर एफडी से दुगुना रिटर्न अगर आपको एक बैंक देने की ताकत रखता है तो फिर आप वो शेयर खरीदें, क्योंकि जिस बैंक में आप एफडी रख सकते हैं उसका शेयर खरीदने का भी उतनी रिस्क लेनी चाहिए। एनीवे, तो सबसे पहली चीज तो ये कि बहुत ही सस्ता सरकारी बैंक है, और पूरे सरकारी बैंक में एकदम सस्ता कैसे जी? प्राइस टू बुक पर 1 के लेवल पर, बुक वैल्यू पर ही ट्रेड कर रहा है, बुक वैल्यू से कोई प्रीमियम नहीं है। और अगर प्राइस मल्टीपल देखें, पी रेशियो 5 साढ़े 5 के पी मल्टीपल पर है। इनकी 3 सब्सिडरी बिजनेसेस की वैल्यू को निकालकर अगर एडजस्टेड पी देखेंगे तो आपको 4 के पी मल्टीपल नजर आएगा, और करीब करीब 2.5-3% के आसपास की डिविडेंड यील्ड भी है। तो उस लिहाज से अच्छा खासा वैल्यूएशन कंफर्ट है। तीसरी बात, इनके पास जो सब्सिडरी बिजनेसेस हैं उनमें जबरदस्त वैल्यू है, और 3 बिजनेस ऐसे हैं जिनमें खतरनाक वैल्यू, इनके 10 से 15 हज़ार करोड़ रुपए की वैल्यूशन इनकी सब्सिडरी कंपनी में। कैसे दीप समझिए, एक है केनरा रोबोको म्यूचुअल फंड, दूसरा है कैनफिन होम्स जो ऑलरेडी लिस्टेड है, और तीसरा है क्रेडिट कार्ड बिजनेस। केनरा रोबोको म्यूचुअल फंड का आईपीओ लाने के लिए भी ऑलरेडी बोर्ड ने मंजूरी दे दी कि आप प्रोसेस शुरू करिए। वैल्यू अनलॉकिंग की शुरुआत हो चुकी है, ठीक है, और अगर ये वैल्यू अनलॉकिंग और आगे बढ़ती है तो इनका फायदा होगा। तो एक म्यूचुअल फंड वाला बिजनेस है, दूसरा क्रेडिट कार्ड बिजनेस है। सरकारी बैंकों में केनरा बैंक सेकंड लार्जेस्ट क्रेडिट कार्ड इशूअर है। मतलब लोगों को पता भी नहीं है, पता नहीं। हाँ, एसबीआई के बाद ये सेकंड लार्जेस्ट है, ठीक है। तो वो बिजनेस भी इनका बढ़ा है। एफआईज लगातार स्टेक बढ़ा रहे हैं। पिछले 18 महीनों में सिर्फ 4.4% स्टेक थी, अब 11.25% के ऊपर हो गए। तो धीरे धीरे एफआईज का भरोसा लौटा। एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है, टॉप क्लास मैनेजमेंट किसे कहते हैं दीप, वो समझिए, और ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है क्वालिटी के लिहाज से। डिजिटलाइजेशन में ये बैंक टॉप पर है, पिछले 2 साल से टॉप रैंकिंग में। कैसे? सरकारी बैंकों में नहीं, सरकारी प्लस प्राइवेट दोनों बैंकों को मिलाकर। इसका मतलब क्या है, अगर बैंक का फोकस डिजिटलाइजेशन को लेकर क्लियर और लीडर है, आगे कॉस्ट एडवांटेज, कॉस्ट बेनिफिट ये सब मिलने वाले। 47 बैंकों के बीच में ये नंबर 1 है। ये तो अननोन चीज है, किसी को कोई आइडेंटिफाई नहीं करेगा। छोटी चीजें होती है ना जो आपको अलग करती है बैंक, राइट, है ना, दूसरे बैंक के। तो ये है मेरा ये मानना है, इसमें आप आराम से एसआईपी करते रहें। हर 7% का फॉल आए वहां पर एसआईपी कीजिए, अगर जब भी आपको मिले। आराम से इन्वेस्टमेंट के लिहाज से आपको लेना है, कोई हड़बड़ी कोई जल्दबाजी नहीं है, और धीरे धीरे खरीदते रहिए, चिंता की बात। तो अगर एक सरकारी बैंक मुझे लगता है जो टर्नओवर, प्रदीप कोई बड़ी बात नहीं, अगले 3 साल में इसका मुनाफा डबल हो जाए बैंक का, कोई बड़ा आगे के अगले 2 साल आगे के वैल्यूएशंस पे आप देखेंगे बहुत अट्रैक्टिव है। और मैं फिर बोल रहा हूँ, अगर मार्केट ठीक ठाक रहा, इकोनॉमी जैसी है, तो ये जो मैं टारगेट आपको दे रहा हूँ 750 रुपए तक, ये बहुत कंजर्वेटिव टारगेट है। क्योंकि अगर 3 साल में बैंक मुनाफा डबल कर सकता है तो स्टॉक का भाव तो दुगना होने में कौन सी बड़ी बात है। सो हम समय समय पर टारगेट रिवाइज भी करते रहेंगे, लेकिन इन्वेस्टमेंट के लिहाज से एक बहुत बढ़िया बेट है, आराम से इसको खरीद के अपने पोर्टफोलियो में रखिए। चलिए, तो आराम से खरीद